नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें, श्री गंगा दशहरा महोत्सव, श्रीमद् भागवत सप्ताह, ज्ञान यज्ञ में वो हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड सचिवालय परिसर स्थित नवीनीकृत क्रैच केंद्र का भी वो शुभारंभ करेंगे। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को लेकर भी वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम जिसमें वो हिस्सा लेंगे। श्री गंगा दशहरा महोत्सव, श्रीमद् भागवत सप्ताह, ज्ञान यज्ञ में वो हिस्सा लेंगे। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड सचिवालय परिसर स्थित नवीनीकृत क्रैच केंद्र का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को लेकर वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। किस तरीके से काम किया जा रहा है। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी का विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, गंगा दशहरा का स्नान आने वाला है और गंगा दशहरा एक बड़ा अवसर है पूजन पाठ के लिए। तो इस अवसर पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री रायवाला जाएंगे हरिद्वार में। और आज एक क्रैच केंद्र का उद्घाटन है। क्रैच केंद्र बच्चों के लिए है, जो सचिवालय में कर्मचारी अधिकारी आते हैं, उनके बच्चे वहाँ खेल कूद सकेंगे, पर तैयार किया गया इसका उद्घाटन है। और सीएम धामी का जो मिशन है उत्तराखंड @25, उसके लिए आज कृषि विभाग की और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक है। शाम को आज रेल मंत्री आ रहे हैं, जो रेल एवं दूरसंचार, ये कई टावर्स का आज लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जो नए टावर उत्तराखंड में स्थापित हुए हैं। और कल रेल मंत्री देहरादून से दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल, और सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को लेकर भी समीक्षा बैठक है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और जो विजन 25 का लक्ष्य है, उसी के तहत आज कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक है कि कैसे कृषकों की आय बढ़ाई जाए और कैसे उनका जो जीवन यापन है, जीवन स्तर है, वो कैसे बेहतर हो। इन विषयों पर मुख्यमंत्री विभाग की प्लान और विभाग का आगामी जो बजट है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो बेहद खास आज कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। आपको बता दें कि बैठकें भी हैं, समीक्षा बैठक भी वो करते नजर आएंगे। इसके साथ ही कई ऐसे महोत्सव जिसमें वो शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को आपको बता दें पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भ्रमण के कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिन में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी और आनंद बरधन दून आपको बता दें उधम सिंह नगर और हरिद्वार का तिमाही आधार पर भ्रमण करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन R मीनाक्षी सुंदरम से आपको बता दें कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार की जिलों के भ्रमण की यह नई व्यवस्था आगामी जून से आरंभ होने जा रही है। उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 के तहत शासन ने जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था को समाप्त किया है। इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव एक जिले तक सीमित रह रहे थे। इससे उन्हें दूसरे जिलों में कार्य की जो प्रॉब्लम थी वो सामना करना पड़ रहा था। हालांकि आपको बता दें कि नब्ज भी अब वो टटोलेंगे। कई और जिलों में जाकर अधिकारी जिलों का भ्रमण करने के 1 सप्ताह के भीतर भ्रमण की एक रिपोर्ट भी शासन को सौंपने वाले हैं। हमारी प्रभारी सचिव की व्यवस्था थी, जिसमें 13 जनपदों के लिए 13 प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए थे। तो ये 13 प्रभारी सचिव केवल अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करते थे और उसके अलावा जिसको प्रभारी सचिव नहीं बनाया गया उनका भ्रमण नहीं होता था। तो इस स्थिति को चेंज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है। और अभी आप देखेंगे तो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का भी मुद्दा था
और नीति आयोग के शासी निकाय की मीटिंग में भी मुद्दा था डिस्ट्रिक्ट एज अ फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास है उसका केंद्र जिला होता है और जिले में ही इम्प्लीमेंटेशन विभिन्न जो कार्यक्रम है चाहे भारत सरकार का हो राज्य सरकार का हो इसको इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसको धरातल पर देखने के लिए प्रत्येक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रभारी सचिव सबको कैलेंडर बनाया गया है नियोजन विभाग की तरफ से। तो इसमें प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण करेंगे। ये अपने जो विभाग हैं उसके कार्यक्रमों का तो समीक्षा करेंगे ही और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम्स हैं उसके ज़मीन पर क्या इम्पैक्ट है उसको भी देखेंगे। पूर्व में हमारी प्रभारी वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में राज्य में विभाग द्वारा राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सरकार के सामने विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाना एक बड़ा टास्क है। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, वित्त विभाग, जीएसटी से जुड़े अफसरों के साथ साथ कई विभागों के प्रमुख भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक से पहले ये बताया कि राज्य सरकार विभाग बार राजस्व अर्जित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, लगातार हमारे उत्तराखंड का राजस्व कैसे बढ़े और समय समय में मैं भी बैठ के लेता रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री सभी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें चाहे हमारा वित्त विभाग हो, चाहे स्टैम्प का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, एक्साइज डिपार्टमेंट का हो और उसी प्रकार वाटर टैक्स, पावर, फॉरेस्ट, माइनिंग, ये सभी विभागों की आज बैठक ली जा रही है। और जिस प्रकार से राजस्व हम किस प्रकार से अपने अपने विभागों का बढ़ा सकते हैं उसकी समीक्षा तो होगी, लेकिन कैसे हम वो कदम भी उठाएंगे उसकी भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो मेरे अपने डिपार्टमेंट हैं, चाहे SGST का हो, नॉन GST का हो, स्टैम्प का हो, तो इन तीनों में हमने पिछले जो वर्ष गए हैं उसकी तुलना में आप जानते हैं कि लगातार मेरे विभागों में राजस्व की बढ़ोतरी तो हुई। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, दिल्ली में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ हुए कथित यौन शोषण के मामले और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के एक व्यक्ति की पिटाई करने जैसे मामले को लेकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह कहना है कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कई दलों के साथ मिलकर आंदोलन कर रही है। सरकार से मांग की जा रही है कि इन तमाम मामलों में उचित कार्रवाई की जाए। खिलाफ उत्तराखंड की आवाज है और देश की जो आवाज है उत्पीड़न के खिलाफ उसके साथ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड का VIP कौन उनको बचाने वाले कौन और हर जगह जो उत्पीड़न हो रहा है, हर वर्ग पीड़ित है, उस सारी उसको सामूहिक आवाज के रूप में यहाँ पर ध्वनित किया जाए। बड़े बड़े वादे करके जो सरकार आई थी, बेरोजगारी हटाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, रुपये को मजबूत करेंगे, डॉलर को कम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात जिनने की थी, आज जंतर मंतर पे 1 महीना हो गया हमारी बहनों को, बेटियों को, जो राष्ट्र का गौरव है, जो गोल्ड मेडल लेकर आए, जो पद्मश्री अवार्ड से अवान्वित है, वो सांसद के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रमुख विपक्षी दलों ने जो तय किया था, हम लोग मिलकर के जन सरोकारों के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारा पहला एक्शन प्रोग्राम है और वो हमने राज्य की महिलाओं को, मातृशक्ति को समर्पित। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मसूरी में कांग्रेस से जुड़िए यात्रा शुरू की। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि जब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तब तब केंद्र में भी उसकी सरकार आती है। हरीश रावत ने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरीश रावत ने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान का हश्र सब देख रहे हैं। बीजेपी भारत को भी उसी रास्ते पर ले जा रही है। हरीश रावत ने देश की जनता से अपील की है कि कांग्रेस को मजबूत कर लोकतंत्र को मजबूत करे और देश को बचाने में अपना अहम योगदान दें।
55 साल से लोकतंत्र के सेवक ने और उत्तराखंड के सेवक ने अपने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस को ताकत दीजिए, उसके कार्यक्रमों में भाग लीजिए ताकि देश की प्रजातंत्र की गाड़ी ठीक से चल सके। कमर कसेंगे कब वक्त आएगा। और मैं अपनी तरफ से जो है एक 51 जगह इस तरीके की छोटी छोटी पद यात्राएं करके ये अपीलें बांट रहा हूँ, अपने हाथ से बांट रहा हूँ। संकेत दिया है कि आप कांग्रेस के रास्ते पर लौटो करके, और जब जब कर्नाटक ने संकेत दिया है इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपको बता दें कि G20 समिट के लिए विदेशी डेलीगेट्स का उत्तराखंड पहुंचना शुरू हो गया है। मंगलवार को समिट में भाग लेने के लिए कई विदेशी मेहमान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर भी स्वागत किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान छोलिया नृत्य की पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दे रहे कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को नहीं रोक पाए, और आपको बता दें कि महिलाओं के साथ पुरुष डेलीगेट्स ने भी जमकर डांस किया, नृत्य किया। आपको बता दें देवभूमि की संस्कृति को देख विदेशी मेहमान गदगद नजर आए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने निरीक्षण के दौरान मंत्री पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को ये बताया है कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग 50% से अधिक पूरा हो चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ ही तेजी करने के निर्देश दिए हैं। सैन्य धाम पुष्कर स्वामी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व में क्योंकि एकदम काम शुरू करना था, DPR 58 करोड़ की हमने बनाई थी, लेकिन फिर जब हमने पूरे देशों के स्मारकों का अध्ययन किया उसमें काफ़ी काम बड़ा है। हम जिस भाव के साथ इसको हम बना रहे हैं, जिस दिन बनकर आपने देखा होगा कि एंट्री से लेकर और स्तंभ तक, स्तंभ तक कार का व्यू यहाँ का है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को कोटद्वार पहुंचे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निशंक का जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए निशंक ने यह कहा है कि जिस तरह से चहुमुखी विकास मोदी सरकार में हो रहा है, इससे जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हर किसी की जुबान पर अब केवल बीजेपी का ही नाम है। देश का युवा फिर से अब अगला प्रधानमंत्री मोदी को चाहता है। लोगों ने मन बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ, और आप भी यही देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति का मन बन गया बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अगला प्रधानमंत्री मोदी को ही चाहता है। यहाँ का युवा हो, जो हो, हर व्यक्ति हो, और क्यों नहीं चाहेगा। उसने देख लिया ना कि उसका स्वाभिमान की रक्षा हो रही है, उसके सम्मान की रक्षा हो रही है। पूरी दुनिया कोरोना के काल में तबाह हो गई, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का व्यक्ति किस तरीके से वही कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दिनेश नेगी का अल्मोड़ा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस मौके पर सेवा दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि प्रदेश संगठन के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस सेवा दल की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और शीघ्र ही सभी ब्लॉकों का भ्रमण कर नए लोगों को कांग्रेस सेवा दल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस सेवा दल है, ये कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की तरह और कांग्रेस का एक सपना है जो कि गांधीवादी जो हमारे विचार है उन विचारों को देश देश और जन जन तक पहुंचाने के लिए और एक संस्कृति और एक सभ्यता को पूरे देश में, देश के साथ साथ ही पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी।
कि हम एक मजबूत नेतृत्व के साथ एक मजबूत संगठन बन करके दोबारा से पुनः इस अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉकों में जा करके सेवा दल का विस्तार करेंगे और सेवा दल के जो विचार हैं और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो इतिहास है, उस इतिहास को जन जन वहीं हरिद्वार के भादराबाद टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक की दबंगई का जो वीडियो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि भादराबाद टोल प्लाजा पर हरियाणा नंबर की कार चला रहे युवक ने टोल मांगने पर टोलकर्मी पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद पिस्तौल के दम पर युवक टोल बूथ तोड़ते हुए भाग निकला। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। टोल कर्मचारियों के मुताबिक कार रुड़की से हरिद्वार की ओर आ रही थी। टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर भादराबाद थाने में शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि भादराबाद थाने के इंचार्ज नितेश शर्मा का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार नंबर और युवक की तलाश की जा रही है। जल्द ही शख्स को पकड़ा जाएगा। मंगलवार से 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार के सभी बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए पहुंचे। रिजर्व बैंक ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा शिवलिक नगर के प्रबंधक अमन यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के जो नोट है वो आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। जो भारत सरकार के जो नियम आया था गुरुवार को, उसके संदर्भ में आज से 23/5 से नोट का एक्सचेंज का काम चालू हो गया है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो घबराए नहीं, और आपके खाते में आप कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज करना हो, चाहे आप उस शाखा के कस्टमर हो या उस बैंक के कस्टमर हो या ना हो, एक प्रणाली बनाई गई है जिसके तहत आप वहाँ जाएंगे, आप अपना डिटेल सेंटर करेंगे और आप एक समय में 10 नोट से। वहीं दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से यात्री केवल 4.5 घंटे में ही अपना सफर पूरा कर लेंगे। फिलहाल दोनों शहर की दूरी को तय करने में 6 घंटे से अधिक का वक्त लगता था। 25 मई से देहरादून से आनंद विहार के लिए वंदे भारत का संचालन शुरू हो जा रहा है। इसीलिए मंगलवार को ट्रायल के लिए ट्रेन देहरादून पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ट्रेन का शुभारंभ करेंगे, जबकि देहरादून रेलवे स्टेशन से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। देहरादून से ट्रेन सुबह 7 बजे चलकर सुबह 11:30 पर आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से शाम को 5:30 बजे को निकलकर आपको बता दें देहरादून रात 10:20 पर यह ट्रेन पहुंचेगी। और इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से हरिद्वार, मसूरी और ऋषिकेश आने जाने में जो परेशानियां लोगों को होती थी, अब वो नहीं होगी। तक आया हुआ हूँ, तो इसमें हम लोग अभी इवन में है, इवन कोच पे है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग सीट की फैसिलिटीज देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और पूरी खुली एसी है ये, है ना। और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो ये सीट आपस में रोटेट भी होती है, जैसे कि हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और फिर के बाद में देखते हैं तो उसका ट्रे भी उसी में है। और उसके बाद में देखते हैं तो नीचे एक जो पावर हमारा सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग या लैपटॉप के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया। वहीं हरिद्वार में लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित तांडा भागमल गांव के पास खनन सामग्री से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को रौंद दिया है। हादसे में पिता और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि एक का इलाज चल रहा है। हादसा होते ही पेशे से शिक्षक कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके
2 छोटे बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि उसके गांव में रोजाना अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर जैसे बड़े वाहन गांव से होकर गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई ना होने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत ही दुखद घटना है। गांव के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर था, जिससे कि एक हमारे टीचर थे और उनके साथ जो छोटे बच्चे जा रहे थे, तो ट्रैक्टर से उनके स्कूटी की सडनली एकदम टक्कर हो गई थी, जिसमें कि जो टीचर थे, गांव के टीचर थे, और जो एक छोटा बच्चा था 4 साल का, उनकी डेथ हो गई है और एक बच्ची घायल है, वो भी स्टेबल है और ठीक है। तो जो भी चीज़ है बहुत दुखद है। उसको रेफर किया गया है? हाँ, नहीं, बच्ची जो घायल है चौकी भीकमपुर में टांडा भगमाल पर एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक स्कूटी चालक के बीच में जो है एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो स्कूटी चालक है और उसके साथ 2 बच्चे थे, तो वो उससे दुर्घटनाग्रस्त होने पे जो चालक है और जो एक बच्चा उसमें था, उसकी मृत्यु होना पाया गया। और जो एक बच्ची थी उसमें 4-5 साल की, वो अभी जॉलीग्रांट रेफर हो रखी है और क्रिटिकल है, आईसीयू में भर्ती होना बताया गया। तो वह इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उत्तराखंड की आर्थिकी को भी 4 चांद लगा रही है। राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों, वाहन चालकों, होम स्टे जैसी संस्थाओं के लिए भी राज्य सरकार के किए गए प्रयास किसी तोहफे से कम साबित नहीं हो रहे। चमोली के माड़ा में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपने यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की थी। पीएम मोदी के दिए गए सूत्र वाक्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सटीक प्लानिंग का असर भी 4 धाम यात्रा मार्ग पर दिख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से अपील की थी और समूचे देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि जो भी उनकी धार्मिक यात्रा है, उस यात्रा का 5% धनराशि स्थानीय उत्पाद जो वहाँ के स्थानीय महिला समूह के लोग बनाते हैं, लोकल उत्पादन करने वाले बनाते हैं, छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह है वो बनाते हैं, वो अपना रोजगार करते हैं, तो कहीं न कहीं 5% लोगों ने खरीदना प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद शुरू किया है, जिससे स्थानीय लोगों का प्रोत्साहन भी हो रहा है, उनका स्वरोजगार भी बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा पहाड़ के लोगों के लिए अगले 6 माह की आर्थिकी का प्रबंध भी कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से श्रद्धा के साथ साथ खुशहाली का संदेश भी 4 धाम यात्रा मार्ग पर दिखाई दे रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ स्थानीय उत्पाद धूम मचा रहे हैं। वहीं रेस्टोरेंट से लेकर बेकरी के प्रोडक्ट और हिलांश के उत्पादों की सराहना विदेश से आए यात्री भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रयास तो बहुत अच्छा है, लोकल वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, वेरी नाइस, सपोर्टिंग लोकल वुमेन एंड ऑल दिस प्योर ऑर्गेनिक स्टफ, इवन बेटर, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर वुमेन सपोर्ट, दैट्स रियली वेरी नाइस। धामी जी ने भी इस पे बहुत ध्यान दिया है और हमारे स्वयं सहायता समूह को इसका प्रॉफिट भी मिल रहा है। जैसे कि हमारे जो यहाँ पे लोकल सरस रेस्टोरेंट है, हमारे लोकल प्रोडक्ट बनते हैं, तो लोग कभी काफ़ी पसंद कर रहे हैं और यहाँ से उसका आनंद ले रहे हैं। अभी तो इस बार तो बहुत फ़ायदा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है किसी प्रकार की। पिछले साल तो 2-2 दिन रोड पे पड़े हैं, बहुत परेशानी हुई। ये मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत वो है जो इस पर कोई परेशानी नहीं है और आगे भी हमारे परमानेंट हम इस यात्रा में चल रहे हैं, 6 महीने तक चलेंगे, हमें को आगे भी कोई दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा कमाई का सबसे बड़ा साधन बनकर सामने आ रही है। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों ही लिहाज से यात्रा ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के चेहरे खिला दिए हैं। इस बार यात्रा से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। वहीं स्थानीय उत्पादों के साथ साथ रोजगार करने वाले लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ हो रहा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड।